नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम जनसंचार और उसकी विधाओं पर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में इसी विषय पर हमने कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज उससे आगे के कुछ और प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो प्रश्न है। समाचार के प्रमुख तत्व कौन कौन से? समाचार के प्रमुख तत्व नवीनता यानी नयापन, निकटता मतलब नजदीकी या नजदीक होना, प्रभाव क्षेत्र, जन रुचि, पाठक वर्ग, उपयोगिता और अनोखापन। ये प्रमुख तत्व हैं जिनसे एक समाचार वास्तव में समाचार बन जाता है। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन में किन किन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो समाचार लेखन में दो तरह के लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला संवाददाता, दूसरा संपादक मंडल। संवाददाता वो व्यक्ति होता है जो समाचार लेकर आता है, जो ग्राउंड से समाचार इकट्ठा करता है, उसे हम संवाददाता कहते हैं। और संपादक वे लोग हैं जो समाचार को छपने लायक बनाते हैं। तो ये दो लोग बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं समाचार लेखन में। संवाददाता रॉ यानी रफ समाचार लिखकर देता है और संपादक मंडल उसमें सुधार करके या उसको छपने लायक बनाता है, अपने उसमें सुधार करके या उसमें जो गलतियां हैं उसको दूर करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार के 6 ककार कौन कौन से हैं? तो 6 ककार यानी क से शुरू होने वाले शब्द 6 जो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं समाचार में, वो है क्या, कब, कहां, कौन, कैसे और क्यों। ये 6 ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर किसी भी समाचार में मिलने चाहिए। जब तक इन प्रश्नों के उत्तर समाचार में नहीं मिलते हैं तब तक समाचार लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं बनता है। यह समाचार वास्तव में समाचार होता ही नहीं है यदि ये 6 उत्तर उसमें ना हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाचार लेखन के कितने अंग अथवा अवयव होते हैं? तो समाचार के 3 अवयव होते हैं। पहला तो उसका शीर्षक, दूसरा मुखड़ा या इंट्रो और तीसरा विस्तार अथवा बॉडी। तो शीर्षक जो है आप समझ सकते हैं नाम से कि जो किसी समाचार का हेडिंग है, जो ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ शीर्षक है, उसी को समाचार का शीर्षक कहते हैं। मुखड़ा यानी पहला पैरा जिसमें उसकी इंट्रोडक्शन होती है, समाचार की शुरू की कुछ प्रश्नों के उत्तर होते हैं, उसे हम इंट्रो कहते हैं। और उसके बाद विस्तार यानी पूरा संपूर्ण समाचार जो मुखड़े के बाद का है उसे हम बॉडी कहते हैं या विस्तार कहते हैं। समाचार के मुखड़े में कौन कौन सी सूचनाएं आती? तो देखिए ये जो 6 ककार थे उसमें से 4 ककार के उत्तर समाचार के मुखड़े में होने चाहिए, यानी क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और उसमें कौन शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाचार के अंतिम 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो अंतिम 2 प्रकार कैसे और क्यों होते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर पहले 4 प्रश्नों के उत्तर के बाद ही दिया जाता है। मुखड़े में ये जो पहले 4 प्रकार हैं इनके ब्रीफ में थोड़े में उत्तर लिखे होते हैं। बॉडी में इन 4 को पहले विस्तार से लिखा जाता है और उसके बाद अंत में कैसे और क्यों का उत्तर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र के संपादक मंडल का क्या कार्य होता है? समाचार पत्र जो है इसके संपादक मंडल ये कार्य करते हैं। पहला कार्य तो उनका होता है ये निर्णय करना कि कौन सा समाचार छापा जाएगा और कौन सा समाचार नहीं छापा जाएगा। दूसरा, संवाददाताओं द्वारा एकत्रित किए गए समाचारों को छापने योग्य बनाना। तो उसमें जो गलतियां हैं, जो व्याकरण की गलतियां हैं या जो छपाई की गलतियां हैं या कॉमा वगैरह की गलतियां रहती हैं विराम चिन्ह की, उनको ठीक करके, उनको दूर करके उसको छपने लायक बनाया जाता है। तीसरा इनका काम जो है वो समाचार पत्र की नीतियों के अनुसार ताजा घटनाक्रम पर संपादकीय लेख लिखना भी संपादक मंडल का काम है। संपादक मंडल संपादकीय लेख लिखता है। और यहाँ पर ये चर्चा कर लेना भी सही रहेगा कि संपादकीय लेख के नीचे संपादक का नाम नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो संपादक मंडल द्वारा लिखा गया लेख होता है। उसमें कभी संपादक भी कुछ लेख लिख सकता है, लेकिन मुख्यतः वो संपादक मंडल का लिखा गया लेख है और
उसमें संपादक की अपनी राय नहीं होती, इसलिए वो संपादकीय के नीचे अपना नाम नहीं लिखता। वो समाचार पत्र की नीतियों के अनुसार लिखा गया लेख होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तंभ लेखन से आप क्या समझते हैं? महत्वपूर्ण व लोकप्रिय लेखकों के लेखों की नियमित श्रृंखला को स्तंभ कहा जाता है। जैसे कोई भी एक लोकप्रिय लेखक ले लीजिए, चेतन भगत है या पहले खुशवंत सिंह हुआ करते थे, या और भी कई लोकप्रिय लेखक हैं। वो कई समाचार पत्रों में एक श्रृंखला में लेख लिखते हैं। हर गुरुवार को या हर रविवार को या हर रोज एक श्रृंखला में एक लेख लिखा जाता है जो समाचार पत्र में एक ही स्थान पर छपता है। उस श्रृंखला को हम स्तंभ कहते हैं। तो स्तंभ में लेखक महत्वपूर्ण तात्कालिक घटनाओं पर अपने विचार प्रकट करते हैं। तो लेखक जो है वो तत्कालिक जो ताजा घटनाएं हैं उन पर अपने विचार प्रकट करते हैं। कई बार वो अपनी यात्रा संस्मरण लिखते हैं, कई बार इस तरह की चीजें रहती हैं जो क्रम से छपती रहे, उन्हें हम स्तंभ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों के नाम बताइए। कौन कौन से प्रकार की पत्रकारिता होती है? इस प्रश्न में से कई प्रश्न और भी बन सकते हैं। तो देखिए, जो पत्रकारिता की जो प्रकार है वो है, पहली तो है खोज परख पत्रकारिता। खोज परख पत्रकारिता जो है वो समाचारों को खोज कर लाकर छापने से संबंधित है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको सरकारें छुपाती हैं उनको भी खोज कर लाना और पता लगाकर स्ट्रिंग ऑपरेशन करके समाचार निकालना, ऐसी पत्रकारिता की विशेषता है जिसे हम खोज परख पत्रकारिता कहते हैं। दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता का मतलब है किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित पत्रकारिता। जैसे कोई व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र से संबंधित पत्रकारिता कर सकता है, कोई फिल्म से संबंधित पत्रकारिता, कोई राजनीति से संबंधित पत्रकारिता कर सकता है। तो इस तरह की जो पत्रकारिता होती है उसे हम विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं, जिसमें किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित समाचारों को ही छापा जाता है। वॉच डॉग पत्रकारिता अथवा निगरानी पत्रकारिता भी एक प्रकार है पत्रकारिता की। इसमें जो पत्रकार है वो सरकार या अन्य बड़े विभागों के कार्यकलापों पर निगरानी रखते हैं और उसमें होने वाले भ्रष्टाचार इत्यादि को उजागर करते हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता या पक्षधर पत्रकारिता भी आजकल एक तरह की पत्रकारिता है। इसमें किसी एक विचारधारा को या किसी एक विचार को प्रमोट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाता है और उसी प्रकार की खबरें छापी जाती हैं जिससे उस विचार को बल मिले। तो ऐसी पत्रकारिता को हम एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता एक और प्रकार की पत्रकारिता है जिसमें जो साधारण मेन स्ट्रीम पत्रकारिता है उससे हटकर कुछ विषयों को उठाया जाए या उसके विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की जाए। ऐसी पत्रकारिता को वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इसके अलावा पीत पत्रकारिता या पेज पत्रकारिता जो है वो सनसनीखेज खबरें छापना या ऐसी खबरें छापना जो लोगों का ध्यान एकदम आकृष्ट करे, ऐसी पत्रकारिता को पेज 3 पत्रकारिता या पीत पत्रकारिता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रित माध्यमों की कमजोरी क्या है? तो मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया जो है इसकी कमजोरी ये है कि ये निरक्षर लोगों तक नहीं पहुंच सकते और ये पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, क्योंकि मुद्रित माध्यमों के लिए बहुत सारे कागज का प्रयोग जो है वो किया जाता है और ये कागज पेड़ों को काट कर बनाया जाता है। तो इस प्रकार ये पर्यावरण को काफी क्षति पहुंचाते हैं। रेडियो समाचार और मुद्रित समाचारों में तुलना कीजिए। रेडियो समाचार और मुद्रित समाचारों में कई असमानताएं हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। पहली तो बात है कि मुद्रित समाचारों में स्थायित्व होता है। देखिए ये मुद्रित समाचारों की विशेषताएं हैं। पहला, मुद्रित समाचारों में स्थायित्व होता है। दूसरा, इनमें क्रमिकता की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा जरूरी नहीं होता कि एक के बाद दूसरा समाचार एक क्रम में पढ़े जाए।
इसमें अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से लोग उसे पढ़ सकते हैं समाचार पत्र को। और इसकी एक और विशेषता यह है कि इसके लिए पढ़ना आना चाहिए। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो व्यक्ति मुद्रित समाचार प्राप्त नहीं कर सकता। इनमें व्याकरण वर्तनी जो है सही होनी चाहिए, तभी ये लोगों को समझ आएगी या लोगों तक पहुंच सकेंगे। और अंतिम इसकी विशेषता है कि इनका माध्यम शब्द है। छपे हुए शब्द ही मुद्रित समाचारों का माध्यम है। चलिए अब देखते हैं रेडियो समाचारों की क्या विशेषताएं हैं। रेडियो समाचार में स्थायित्व नहीं होता, मतलब ये टिकाऊ नहीं है। जैसे ही आप इनको सुनते हैं ये समाप्त हो जाते हैं और इनको आप दूसरी बार नहीं सुन सकते। ऐसे ही इनमें एक और विशेषता है कि अपने क्रम में ही सुने जा सकते हैं। तो रेडियो में जब समाचार आ रहे होते हैं तो जिस क्रम में वो बोलने वाला बोलता है उसी क्रम में हम उसे सुनते हैं। ये सुनने से ही समझ में आ जाते हैं। देखिए इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। ये इसकी विशेषता है कि आप सुनकर भी रेडियो समाचारों को समझ सकते हैं। कि अगली विशेषता है कि आवाज इसमें स्पष्ट होनी चाहिए। और अंतिम विशेषता है कि इसका माध्यम शब्द और आवाज है, बोले हुए शब्द ही इसका माध्यम है। तो इस प्रकार रेडियो और मुद्रित माध्यम के समाचारों में हमने अंतर देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो समाचार की कॉपी लेखन में क्या विशेषता होती है। तो रेडियो समाचार जो पढ़े जाते हैं उसके लिए उनको पहले लिखा या प्रिंट किया जाता है, उसे हम कॉपी कहते हैं। तो रेडियो समाचार कॉपी जो है वो लिखे जाए जब उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए तो वो देखते हैं। रेडियो समाचार की कॉपी साफ सुथरी तथा हाशिया छोड़कर टाइप की गई होनी चाहिए। दूसरा इसमें दूसरी विशेषता इसकी कॉपी में ये होती है कि इसमें संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संक्षिप्त अक्षर जैसे डॉक्टर के लिए हम डॉ लिख देते हैं और आगे बिंदु लगाते हैं, तो ऐसे संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पूरे पूरे शब्द लिखे जाने चाहिए जो बोले जाने। उच्चारण की दृष्टि से कठिन शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। ये भी समाचार रेडियो समाचार की कॉपी की विशेषता है। और अगली विशेषता है कि संख्याओं को शब्दों में लिखा जाना चाहिए। और अंतिम एक विशेषता ये है कि डॉलर, रुपया इत्यादि के चिन्हों को भी शब्दों में लिखा जाना चाहिए, न कि चिन्ह के द्वारा। चलिए रेडियो समाचार की भाषा की कुछ विशेषताएं बताइए। रेडियो समाचार की भाषा में देखिए ये विशेषताएं होनी चाहिए कि उसमें उच्चारण शुद्धि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि इसमें बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियो नाटक से आप क्या समझते हैं। तो रेडियो नाटक केवल आवाज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाने वाला नाटक रेडियो नाटक कहलाता है। इसमें दृश्यों की जगह ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीविजन समाचारों की अधिक लोकप्रिय होने का क्या कारण है। टेलीविजन समाचार इसलिए अधिक लोकप्रिय होते हैं क्योंकि इसमें ध्वनि और दृश्य दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखने और सुनने वाले पर अधिक प्रभाव पड़ता है और इसलिए टेलीविजन के समाचार अधिक लोकप्रिय होते हैं। ज्यादातर रेडियो के समाचार जो है उनके साथ इसकी तुलना की जाती है। तो रेडियो के समाचार सिर्फ बोले जाते हैं, उसमें आपको दृश्य दिखाई नहीं देता। टेलीविजन के समाचारों में दृश्य भी साथ में दिखाई देते हैं और जो भी समाचार दृश्य के माध्यम से हम देखते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, उसकी जो प्रामाणिकता है वो ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए भी ये अधिक लोकप्रिय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले समाचारों के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। टेलीविजन पर जो समाचार प्रसारित होते हैं उसमें सबसे पहले होता है ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज में सिर्फ न्यूज को टेलीविजन के नीचे के हिस्से में लिखकर दिखाया जाता है, इसे फ्लैश न्यूज भी कहते हैं। दूसरा इसका रूप है समाचारों का, टेलीविजन समाचारों का, वो है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर का मतलब है एंकर बोलकर उस समाचार को आपके सामने प्रस्तुत करता है। तीसरा इसका प्रकार है फोन इन। तो टेलीविजन पर हम देखते हैं बहुत बार के एंकर टेलीफोन पर संवाददाता से बात करके उसे दर्शकों को सुनवाता है, इसे हम फोन इन कहते हैं। चौथा प्रकार है एंकर विजुअल।
जब समाचार की फोटोग्राफ्स, उसकी जो विजुअल है, जो वीडियो है, वो टेलीविजन चैनल पर पहुंच जाती है, तो एंकर अपनी बातचीत के साथ उस विजुअल को दिखाता है, तो इसे हम एंकर विजुअल कहते हैं। इसके बाद एक और जो प्रकार है वो है एंकर बाइट। एंकर बाइट का मतलब है संवाददाता घटना स्थल से लोगों के साथ बात करके उसकी तस्वीरें भेजता है और उन तस्वीरों के माध्यम से हम समाचार जानते हैं, इसे हम एंकर बाइट कहते हैं। अगला इसका प्रकार है लाइव। लाइव का मतलब है जो घटना हो रही हो उसको उसी समय टीवी चैनल पर दिखाना लाइव प्रसारण कहा जाता है। ये भी टेलीविजन प्रसारण का एक रूप है, टेलीविजन समाचारों का एक रूप है, जिसमें घटना को होते हुए दिखाया जाता है। क्रिकेट के लाइव मैच इसका एक बढ़िया उदाहरण है। अंतिम जो प्रकार टेलीविजन समाचारों की है वो है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज में घटना के होने के बाद पूरी विस्तृत खबर, उसके तस्वीरें, उसके ऊपर चर्चा और अगर जरूरत हो तो ग्राफिक्स के द्वारा उस समाचार को विस्तार से समझाया जाता है। ऐसे समाचार को हम एंकर पैकेज कहते हैं, जिसमें दृश्य और श्रव्य माध्यमों के द्वारा समाचार को बहुत अच्छी तरह दर्शक तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार ये कई प्रकार है हमारे पास समाचारों के, टेलीविजन समाचारों के, और इन सभी प्रकारों पर एक एक प्रश्न बन सकता है। जैसे पूछा जा सकता है ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं, या ड्राई एंकर किसे कहते हैं, या एंकर बाइट किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को अलग अलग भी लिख ले तो ये उनके लिए एक अच्छी बात होगी और परीक्षा में तैयारी करते समय ये उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप क्या समझते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के नाम बताइए। तो जिस जनसंचार माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लिया जाए उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहा जाता है। आधुनिक काल में इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला रेडियो प्रसारण कब और कहां हुआ? तो विश्व का पहला रेडियो प्रसारण जो है वो 24 दिसंबर 1906 की शाम को कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेसेंडेन ने अपना वायलिन बजाकर उसका प्रसारण किया था और अटलांटिक महासागर में तैर रहे जहाजों के रेडियो ऑपरेटरों ने इस संगीत को अपने रेडियो सेट पर सुना था। ये दुनिया का सबसे पहला रेडियो प्रसारण माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब और कैसे हुई? भारत में पहली बार सन 1921 में डाकतार विभाग के सहयोग से टाइम्स ऑफ इंडिया समूह ने पहला रेडियो प्रसारण किया था। इसमें संगीत सुनाया गया था। भारत में जो लगातार रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई वो मुंबई और कोलकाता में साल 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई। 1930 में इनका राष्ट्रीयकरण किया गया और तब इनका नाम भारतीय प्रसारण सेवा या इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन रखा गया। साल 1936 में 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी की स्थापना हुई। तो आजकल ऑल इंडिया रेडियो किस संस्था के अंतर्गत आता है, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। तो आजकल ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती नामक स्वतंत्र निकाय के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत भारतीय टेलीविजन भी आता है। तो अगला प्रश्न है कि इंटरनेट अन्य संचार माध्यमों से कैसे भिन्न है? तो देखिए, इंटरनेट जनसंचार का सबसे खुला, व्यापक और बहुआयामी माध्यम है। इसमें शब्द, ध्वनि, दृश्य, फिल्म इत्यादि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम है। इनकी पहुंच एक साथ विश्व भर तक है और इसमें फीडबैक का तत्व भी शामिल है। इसके कारण इसमें जो श्रोता या पाठक है वो बहुत अधिक रुचि लेने लगता है और उसका अंग बन जाता है। इसमें श्रोता सिर्फ श्रोता नहीं रहता, वो खुद भी उस प्रसारण का हिस्सा बन जाता है और वो इसी के माध्यम से बातचीत करता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, अपना ब्लॉग बनाता है
और अपने संदेश विश्व भर तक पहुंचाता है। तो ये इंटरनेट की विशेषता है। इसी कारण से वह इस समय दुनिया का सबसे लोकप्रिय संचार माध्यम, जनसंचार माध्यम बना हुआ है। तो इसके साथ ही आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम जनसंचार माध्यम के बाकी रहते हुए सभी प्रश्न लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।